नमस्कार दोस्तों, CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रिट की भर्ती आने वाली है और हो सकता है RPSC द्वारा भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ जाए। तो इसी के चलते मेरे द्वारा रिट और RPSC एग्जाम के लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की है। तो देखिए, जो साइकोलॉजी के अंतर्गत रिट और RPSC में सबसे पहला टॉपिक होता है अधिगम। तो अधिगम क्या होता है, अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम की परिभाषाएं कौन कौन सी है, प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं जिन्होंने अधिगम की परिभाषाएं दी है, और रिट या RPSC में सबसे अधिक बार पूछी जाती है अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं और अधिगम के क्या क्या भेद है। इन सब के बारे में इस लाइव क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप मेरे साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मनोविज्ञान के कंटेंट पर आधारित वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं अधिगम का अर्थ। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा अधिगम का अर्थ। तो देखिए, अधिगम का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो अधिगम का अर्थ है, देखिए इसको हम अंग्रेजी में लर्निंग यानी कि अधिगम को सीखना भी कहते हैं। और देखिए, जो बालक होते हैं वो अपने ज्ञान के द्वारा जो बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। देखिए, जो ये परिवर्तन होता है ये बालक के जीवन में जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत होता है। और ये जो सीखने अधिगम की जो प्रक्रिया है ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बालक सीखकर ही वातावरण के अनुरूप अपना समायोजन सामंजस्य करता है। और देखिए, जो अधिगम की जो प्रक्रिया है ये सतत और व्यापक रूप से चलती है। और देखिए, जीवन में जो सबसे ज्यादा अधिगम अनुभवों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कोई बालक है वो अबोध है, लेकिन जब वो जलते हुए दीपक पर अपने हाथ रखता है, जब उसका हाथ जलता है तो उसे महसूस होता है। और एक बार हाथ जलने के पश्चात बालक उस दीपक के पास कभी नहीं जाएगा। तो बालक को अनुभव मिला कि इस दीपक के पास हाथ ले जाने से हाथ जलता है। तो अनुभवों के द्वारा अधिगम होता है, और यह अनुभव जीवन पर्यंत व्यक्ति या बालक सीखता है और अपना जीवन यापित करता है। तो देखिए, जो RPSC या रिट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कि अधिगम का क्या अर्थ है। अधिगम का अर्थ है बालकों के व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम को क्या कहते हैं? अधिगम को हिंदी में सीखना कहते हैं, इंग्लिश में लर्निंग। और देखिए, एक कहावत चलती है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। और देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो कब तक चलती है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है।
और आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो अधिगम है सबसे अधिक कब सीखा जा सकता है, तो अधिगम अनुभव के द्वारा सबसे अधिक सीखा जा सकता है। और अधिगम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अपने समाज, अपने परिवार और अपने अध्यापक, महाविद्यालय, विद्यालय आदि के साथ समायोजन करना सीख जाता है। तो देखिए, इसके बाद हम जो अधिगम की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। और ये परिभाषाएं रिट आरपीएससी में कई बार आ चुकी है। और देखिए, वहां पर परिभाषाएं दे दी जाती है और उन किन्होंने दी उनके बारे में पूछा जाता है, या गेट्स या विद्वान का नाम दे दिया जाता है और उसकी कौन सी परिभाषा है। तो छोटी छोटी परिभाषाओं को 4 ऑप्शंस में दे दिया जाता है, तो आप वहां अंतर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप इन चारों परिभाषाओं को अच्छी तरह याद कर लें। तो देखिए, जो पहली परिभाषा है गेट्स ने अधिगम की बहुत अच्छी परिभाषा दी है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम। देखिए, अनुभव द्वारा, देखिए मैंने अभी बताया आपको कि जो बालक है वो जब दीपक के पास अपना हाथ ले जाता है और जल जाता है तो उसे अनुभव होता है कि दीपक के पास ले जाने से हाथ जलता है। तो इसी प्रकार जो गेट्स महोदय हैं उन्होंने परिभाषा दी कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम। देखिए, आदमी जितना अनुभव लेगा उतना ही सीखेगा। मान लीजिए मेरे द्वारा भी कक्षाएं, साइकोलॉजी की कक्षाएं ली जा रही है तो मुझे भी और ज्यादा अनुभव होगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। दूसरे हमारे विद्वान है गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम। देखिए, जो गिलफोर्ड महोदय हैं उन्होंने कहा कि व्यवहार के द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। तो देखिए, हमेशा आप अच्छा व्यवहार रखेंगे तो अपने आप आपका व्यवहार परिवर्तित होगा और व्यवहार परिवर्तित होगा तो वो अधिगम कहलाएगा। इसी प्रकार हमारे क्रो एंड क्रो जिन्होंने सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। देखिए, ये कुछ थोड़ी सी परिभाषा अलग है, इसमें आपको केवल आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों पे ध्यान देना है। अगर वहां पर ये परिभाषा दे दे कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति, तो आपको तीनों शब्द पकड़ने हैं कि ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। तो सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो इन तीनों शब्दों के द्वारा आप क्रो एंड क्रो की परिभाषा पकड़ सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें व्यवहार 2 बार आ रहा है, तो व्यवहार द्वारा आप गिलफोर्ड की परिभाषा बदल सकते हैं। और देखिए, इसमें अनुभव है, अनुभव और व्यवहार भी है और परिवर्तन, इन तीनों शब्दों के द्वारा आप हमारे जो गेट्स महोदय उसकी जो परिभाषा है उसको पकड़ सकते हैं और आप जो आपका प्रश्न है उसको सही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे चौथे विद्वान है वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय के अनुसार अधिगम क्रिया द्वारा व्यक्ति में विकास है। देखिए, अधिगम क्रिया द्वारा, देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जो व्यक्ति करता है वो सीखता है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हम माँ के पेट से कभी सीख कर नहीं आते, सब इस धरातल पर आने के बाद सीखते हैं। तो जो वुडवर्थ महोदय ने परिभाषा दी कि अधिगम क्रिया द्वारा व्यक्ति में विकास है। और आप देखिए, अगर आपकी एग्जाम में आ जाए तो इसमें क्रिया शब्द पकड़ लेना और व्यक्ति शब्द पकड़ लेना, इससे आपका प्रश्न एकदम सही होगा। इसके बाद देखिए, हम जो परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत अब हम अधिगम की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम अधिगम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, यहाँ पर
अधिगम की जो मेन विशेषताएं हैं जो आपकी रिट या आरपीएससी में आ सकती है वो विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो अधिगम की पहली विशेषता है अधिगम सार्वभौमिक होता है। देखिए, अधिगम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, व्यक्ति हमेशा सार्वभौमिक होता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अधिगम होता है, 4 ऑप्शंस दे दे, तो वहां पर अगर आपको सार्वभौमिक शब्द दिखता है तो अधिगम खाली स्थान होता है, इस तरह आ जाए तो अधिगम सार्वभौमिक होता है। अब देखिए, अधिगम अनुभवों का संगठन है। जो दूसरी विशेषता है अधिगम की, अधिगम अनुभवों का संगठन है। देखिए, हमने अनुभव के द्वारा ही हम सीखते हैं, तो इसमें कोई सा भी खाली स्थान आ सकता है और आपको खाली स्थान की जगह 4 ऑप्शंस दे सकता है। अधिगम वातावरण की उपज है। यहाँ पर उपज शब्द अलग है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अधिगम वातावरण की उपज है, तो यहाँ पर तीनों न देकर उपज खाली रख दे और आपसे प्रश्न में पूछ ले कि अधिगम वातावरण की खाली स्थान है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथी विशेषता है अधिगम प्रशिक्षण द्वारा संभव है। देखिए, हमेशा जो अधिगम है वो हम प्रशिक्षण के द्वारा ही सीखते हैं। मान लीजिए हम जीवन में शिक्षक बनते हैं तो वो भी हम अनुभवों के द्वारा ही बनते हैं, क्योंकि हम एलकेजी से पढ़ते हुए और बीए करते हैं, बीए के बाद बीएड करते हैं, बीएड करने के पश्चात शिक्षक बनते हैं। तो वो कक्षा एलकेजी से लेकर बीए तक की जो अनुभव है वो सब बीएड में काम आते हैं, प्रयोग में आते हैं। तो अधिगम प्रशिक्षण द्वारा संभव है, प्रशिक्षण मुख्य है इसमें। इसके बाद 5वां है अधिगम प्रशिक्षण द्वारा संभव है, डबल आ गया है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए, जो अधिगम होता है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। आप एक घर से बाहर भी निकलते हैं या घर में रहते हैं या विद्यालय जाते हैं या कहीं पर भी आप जाते हैं, वहां पर आप अनुभवों के द्वारा अधिगम करते ही करते। जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ अनुभव आता है और वो अनुभव ही हमारे अधिगम है। इसके बाद है 6ठा अधिगम अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से पहले। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो अप्रत्यक्ष अधिगम होता है। आपसे पूछा जाता है, पूछ सकता है कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो कौन सा अधिगम होता है, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो अप्रत्यक्ष अधिगम होता है। और जन्म के बाद कौन सा अधिगम होता है, जन्म के बाद प्रत्यक्ष अधिगम होता है। अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद परिणाम दोनों है। देखिए, अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया भी है और उत्पाद का मतलब जो परिणाम होता है। हम किसी भी चीज के लिए कोई कार्य करते हैं, कार्य के बाद हम उसकी इच्छा करते हैं, परिणाम की इच्छा करते हैं, तो परिणाम एक उत्पाद होता है। तो अधिगम की जो अधिगम होता है वो प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, विशेष ध्यान रखिए। तो इसके बाद देखिए, हमने अधिगम की विशेषताएं पढ़ी। अधिगम की विशेषताओं के बाद हम अधिगम के जो भेद है, अधिगम के कितने भेद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अधिगम के कितने भेद होते हैं। देखिए, अधिगम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं अधिगम के। अब देखिए, इसमें पहला है गत्यात्मक अधिगम। जो पहला भेद है जिसे हम गत्यात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं, इसमें शारीरिक रूप से गतिशील रहकर सीखा जाता है। आपने देखा होगा, शरीर को क्रियाशील करते हुए जो सीखा जाता है वो गत्यात्मक अधिगम होता है। आपने देखा हो कोई बालक है जो क्रिकेट खेलता है, कई बालक साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं या कई परिश्रम के कार्य करते हैं, तो ये सब हम गत्यात्मक रूप से अपने शरीर को क्रियाशील रखते हुए सीखते हैं। इसके बाद है वाचिक अधिगम। देखिए, वाचिक का मतलब बोलकर विषय को शब्दों वाचन की सहायता से सीखना, यानी कि कोई सा भी विषय हो उसे हम
सुनकर, बोलकर, किसी भी तरह हम सीखते हैं। हम देखें किसी विषय को याद करना होता है तो हम उसको बार बार में पढ़ते हैं, रटते हैं और सीखते हैं। तो वाचन की सहायता से भी अधिगम होता है, इसे वाचिक अधिगम कहते हैं। इसके बाद समस्या समाधान, जो समस्या समाधान अधिगम है, ये अधिगम समस्या का हल करते हुए सीखते हैं। देखिए गणित के जो सवाल होते हैं, गणित के सवाल सबसे अच्छा उदाहरण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समस्या समाधान का सबसे अच्छा उदाहरण गणित के सवाल है। क्योंकि देखिए गणित के जो सवाल करते रहते हैं तो एक प्रकार से सवाल होता है लेकिन समस्या बनी रहती है, किसको हम किस तरह हल करेंगे। तो अब देखिए हमने अधिगम के तीनों भेदों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो अधिगम के सोपान, जो अधिगम के कौन कौन से सोपान है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए जो अधिगम के सोपान होते हैं, 6 सोपान होते हैं। इन 6 सोपानों के माध्यम से हम अधिगम कर सकते हैं। और अधिगम की स्टेप देखिए, सबसे पहले जो हम अधिगम करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें अभिप्रेरणा मिलती है कि हम इस कार्य को सीखें। और अभिप्रेरणा कौन देता है? आपस में एक दूसरे व्यक्ति देते हैं या खुद के द्वारा भी कई प्रकार की अभिप्रेरणाएं हो सकती है। इसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं, देखिए सीखने के लिए अभिप्रेरणा के पश्चात विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। वो क्रियाएं शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या गत्यात्मक हो सकती है या समस्याएं हो सकती है। उन क्रियाओं के द्वारा अधिगम होता है। इसके बाद बाधाएं, देखिए जब हम अधिगम करते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं जीवन में आती है। उस अधिगम को सीखने के लिए हमें कई पड़ाव पार करने होते हैं, बीच रास्ते में हमें कांटे मिलेंगे। आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपके जीवन में भी कई प्रकार के कांटे मिलेंगे, लेकिन आपको उन कांटों से घबराना नहीं है, आपको जरूर सफल होना है और मेरे वीडियो को बराबर देखते रहना है। इसके बाद पुनर्बलन, देखिए बाधाएं आती है फिर भी उन बाधाओं से हमें पुनर्बलन मिलता है। देखिए बीच रास्ते में अगर कांटा मिलता है तो हम अनुभव करते हैं कि आगे से इस रास्ते से न होकर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें अधिगम होगा। इसके बाद अनुभवों का संगठन, देखिए पुनर्बलन मिलने के बाद हमें अनुभवों का संगठन मिलता है कि हमें कौन सा अनुभव सीखना है। उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अंत में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए हमने आज अधिगम क्या अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के भेद और अधिगम के सोपानों के बारे में अध्ययन किया। तो आप अच्छे से जान गए होंगे कि अधिगम का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।